नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1994 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एसआर बोम्मई केस में फैसला दिया कि अति विशिष्ट परिस्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के राजनीतिक हित के लिए कभी नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी एसआर बोम्मई फैसले की भावनाओं और तय प्रक्रियाओं के आधार पर आज तक कोई बड़ा फैसला नहीं दिखता है। न्यायपालिका के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है, वो भी महीने भर से कम समय में सुनवाई कर फैसला दिया है। यह साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। न्यायपालिका के इतिहास में आने वाले समय में विद्यार्थी उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश तमाम फैसलों का बुनियाद बनेगा और इसका अध्ययन करेंगे और विरोधी दलों की राज्य सरकारों में राजनीतिक और संवैधानिक आत्मविश्वास पैदा करेगा यह फैसला। यह पहला मौका है जब पुरानी सरकार के रहते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला आया है। आमतौर पर दूसरी सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति शासन के मामले में फैसले आते रहे हैं। कर्नाटक के एसआर बोम्मई केस मामले में भी नई सरकार बनने के बाद ही फैसला आया। 89 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के एसआर बोम्मई की सरकार बर्खास्त कर दी थी। उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिला। बोम्मई हाई कोर्ट में केस हार गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी कई साल की सुनवाई के बाद फैसला आया, तब तक उनकी सरकार जा चुकी थी। इसीलिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला नजीर बनेगा, क्योंकि उसी सरकार के रहते फैसला आया है। पहली बार एसआर बोम्मई केस के फैसले को दांत मिली है। आमतौर पर इसका जिक्र अकादमिक चर्चाओं में ही होता था, लेकिन पहली बार यह हाई कोर्ट में फैसला आया है और पुरानी सरकार को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। इस साल तो 26 जनवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की संविधान पीठ में सुनवाई चलती रही और उधर अरुणाचल में सरकार बनाने की प्रक्रिया। अरुणाचल में नई सरकार बन चुकी है, यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला इसलिए साहसिक और ऐतिहासिक माना जाएगा। अक्टूबर 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि बिहार विधानसभा को भंग करने का राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक था। जब तक यह फैसला आया तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए और बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह को वापस बुला लिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि हम इस फैसले को जनता के बीच ले जाएंगे और उससे इंसाफ मांगेंगे। पीटीआई के अनुसार 7 अक्टूबर 2005 को अरुण जेटली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अदालत ने केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। यही नहीं, जब अंबेडकर जयंती से पहले, ये 125वीं जयंती से पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला हुआ तो संसद के दोनों सदनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर गंभीर चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए 27 नवंबर 2015 को राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्यों में अनुच्छेद 356 के बेजा इस्तेमाल की आशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस आश्वासन के ठीक 3 महीने के बाद वही अरुण जेटली उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर ब्लॉग लिखते हैं तो उसकी पहली लाइन ये है: संविधान की धारा 356 तब लागू की जाती है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं। जाहिर है, राष्ट्रपति की संतुष्टि को आधार बनाने की बात पहली पंक्ति में इसलिए आई होगी क्योंकि जेटली को यह सबसे मजबूत पक्ष लगा होगा। यही तर्क केंद्र सरकार के वकीलों ने भी हाईकोर्ट में दिया, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति पर भी जो टिप्पणी की है वो न्यायपालिका के इतिहास में आदर पूर्वक साहसिक मानी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि लोग गलत फैसले ले सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जज। ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। केंद्र के पैरोकार कहते रहे कि राष्ट्रपति ने तमाम दस्तावेजों के आधार पर अपनी राजनीतिक समझदारी से फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला किसी राजा का फैसला नहीं जिसकी समीक्षा नहीं हो सकती। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.के. बिष्ट की बेंच ने अपना फैसला रिजर्व रखने का फैसला लिया था पहले, लेकिन जब केंद्र सरकार के वकील यह आश्वासन देने को तैयार नहीं हुए कि फैसले से पहले राष्ट्रपति शासन हटाकर वहां नई सरकार बनाने की कोशिश नहीं होगी, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि दरअसल
चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.के. बिष्ट की बेंच ने फैसले से पहले बेंच से कहा कि वो केंद्र सरकार की कार्रवाई से आहत हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी जैसा व्यवहार कर रही है। हम आहत हैं कि केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। आप कोर्ट के साथ ऐसा खेल खेलने की कैसे सोच सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन खत्म कर सरकार बनाने की कोशिश करती है तो यह न्याय का मजाक होगा, उपहास होगा। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार ने, फिर से याद दिला रहा हूं, कर्नाटक के एस.आर. बोम्मई की सरकार बर्खास्त की थी। एस.आर. बोम्मई अगर सुप्रीम कोर्ट ना गए होते तो आज यह फैसला कांग्रेस के काम नहीं आता। यह इतिहास का खूबसूरत न्याय है। उत्तराखंड में डांस करते कांग्रेस के कार्यकर्ता जब थक कर बैठेंगे तो सोचेंगे कि राजनीति में परंपराएं कायम करने की जवाबदेही भी दलों को निभानी पड़ती है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कांग्रेस को भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका पर गर्व है। वाकई गर्व है या अतीत के गुनाहों को लेकर अफसोस भी है। भारत में अब तक 100 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हर बार की परिस्थितियां अलग रहती हैं, मगर ज्यादातर बार इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। सबसे पहले शक इसीलिए जाता है। कांग्रेस ने कहा कि वो राज्यसभा में इस पर बहस की मांग करेगी। बीजेपी ने कहा कि उसे झटका नहीं लगा है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर ही संवैधानिक संकट की जिम्मेदारी डाल दी। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र सरकार की गलती नहीं थी। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पिछले 3 दिन से हाईकोर्ट के बेंच की जो टिप्पणियां आ रही हैं, हमें इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण के दौरान साबित हो जाएगा कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में है। जिन 9 विधायकों ने पाला बदला था उनके बारे में फैसला नहीं आया है। 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का दिन है। अगर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तब रावत के लिए मुश्किल हो सकती है। सवाल है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अब भी बीजेपी कह सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाना गलती नहीं थी। उत्तराखंड में 2 बार इस मामले में फैसला आया। एक सिंगल जज की बेंच ने सुना और एक डबल जज की बेंच ने सुना है। अब एक दिलचस्प जानकारी, 1993 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, नवाज शरीफ की सरकार को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया था, जिसे तब के राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने बर्खास्त किया था। दोनों मुल्कों में वो पहली सरकार थी जो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्तगी के बाद बहाल हुई थी। फैसले के बाद नवाज शरीफ के एक मंत्री ने कहा था कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 1994 के एस.आर. बोम्मई फैसले में नवाज शरीफ सरकार की बहाली का भी उदाहरण दिया गया है। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, जो 1997 से लेकर 2002 के बीच राष्ट्रपति रहे, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश 2 बार लौटा दी, लेकिन तब की केंद्र सरकार ने दोबारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा था। क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ऐसा करना चाहिए था? 80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने पी.एम. कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम के एक मामले में कहा था कि हमारे हाई कोर्ट वाकई हाई कोर्ट है, यानी हमारी हाई कोर्ट का स्तर बहुत ऊंचा है। क्या आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे साबित किया है? इस पर बात करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के नेता, सचिन पायलट हैं कांग्रेस नेता, और प्रशांत भूषण जी हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। प्रशांत जी, पहला सवाल आप ही से कि 2 बातें हैं कि ये फैसला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर किस तरह से टिप्पणी करता है, खासकर तब जब के.आर. नारायणन ने 2 बार प्रस्ताव वापस किया और केंद्र सरकार तब की मेरे ख्याल से वाजपेयी सरकार ही थी, यूपी और बिहार के मामले में अपनी मंत्रिमंडल के दोबारा पुनर्विचार करके नहीं भेजा। और एक मैं जानना चाहता हूं, जैसे अरुणाचल का ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी जानकारी में, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इतना स्पष्ट और इतने कम समय में फैसला नहीं दिया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। इस लिहाज से आप हाईकोर्ट के इस फैसले को कहां खड़ा देखते हैं? नहीं रवीश जी, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि इतना स्पष्ट और इतना मजबूत फैसला राष्ट्रपति शासन के बारे में, और इतना जल्द फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नजर में तो नहीं दिया है। और मैं सचमुच आज नतमस्तक हूं हाई कोर्ट के प्रति। और हाई कोर्ट ने आज ये दिखाया है कि सचमुच उच्च न्यायालय का
और हिंदुस्तान की न्यायिक प्रणाली का क्या रोल है लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज हाई कोर्ट ने यह साबित कर दिया है। आपका दूसरा सवाल क्या था? प्रणब मुखर्जी और के.आर. नारायण के संदर्भ में, क्योंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी राष्ट्रपति के बारे में भी की है कि वो कोई राजा नहीं है, और जो बीजेपी की तरफ से ये दलील का आधार था कि राष्ट्रपति ने सब देख लिया है, उनका फैसला है, सारे दस्तावेज उन्होंने देख लिए हैं, वो संतुष्ट हैं, राजनीतिक समझदारी से उन्होंने फैसला लिया है। नहीं, ये बात तो एसआर बोमई वाले फैसले में तय हो गई थी कि राष्ट्रपति का फैसला, राष्ट्रपति शासन लगाने का, उसको चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है और कोर्ट उसको पलट सकता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है और उसके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रणब मुखर्जी को ये वापस भेजना चाहिए था एक बार कम से कम। ये ठीक है कि अगर दूसरी बार अगर केंद्र सरकार उनसे कहती कि भाई आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए तो उनको लगाना पड़ता, लेकिन राष्ट्रपति का रोल भी एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि गवर्नर का रोल भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में गवर्नर वगैरह ये समझते हैं कि वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं और स्पीकर ये समझते हैं कि वो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन एक्ट के मामले में स्पीकर को भी इंडिपेंडेंटली बिहेव करना चाहिए, लेकिन आमतौर से इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं करते हैं। और अब ये समय आ गया है कि गवर्नर और स्पीकर को कैसे सचमुच स्वतंत्र बनाया जाए, जिससे कि वो एक पार्टिजन रोल ना प्ले करें, एक पार्टी के हक में रोल ना प्ले करें। ये बहुत अहम सवाल है हमारे देश के सामने आज। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, अब आपको आवाज अब साफ साफ आ रही होगी मेरी आप तक। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा प्रमुखता से राष्ट्रपति शासन, जब कांग्रेस के शासन में लगाया जाता था तब उसका काफी विरोध करते थे। हालांकि वाजपेयी सरकार के समय में भी यही उदाहरण जो दे रहा हूं के.आर. नारायणन वाला यूपी और बिहार में जो लगाया गया था, तो जिसका उन्होंने लौटा दिया था। खैर, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला एक तरह से आपके लिए भी चेतावनी है? हालांकि आप जितना कह लीजिए कि शर्मिंदगी का ये मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आप जितने तर्कों के साथ वहां गए थे, 3-3 वकील गए, 2-2 बार सुनवाई हुई, एक बार भी आप लोग टिक नहीं पाए वहां पे। देखिए रवीश जी, सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के एक पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसा भी प्रशांत भूषण जी ने कहा कि स्पीकर की भूमिका एक पार्टी की भूमिका जब बन जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है। मैं सिलसिलेवार बात करना चाहता हूं। 18 मार्च को जब मनी बिल गिर गया तो ये माना जाता है कि मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इसका मतलब सरकार गिर गई, क्योंकि सरकार माइनॉरिटी में आ गई। और मनी बिल के गिरने के बाद कोई अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट को कि वो एक दिन भी, एक घंटा भी चले। लेकिन 19 मार्च को गवर्नर 27 तारीख के लिए फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं। 20 मार्च को स्पीकर 3 दिन का नोटिस देते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कहां से शुरू होता है। एक तरफ नोटिस दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन का कि 3 दिन में जवाब दीजिए, और दूसरी तरफ जो मनी बिल गिर गया था उसको स्पीकर ने पास घोषित कर दिया और गवर्नर के पास भेजा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सबसे पहले यहां पर खड़ा हुआ। देखिए ये सारे दलील आप लोग देते रहे, मनी बिल गिर गया था और ठीक है, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो प्रशांत जी ने जहां कहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पहले फेज में आया उसको सब नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला आ जाए उसको सब बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिलसिलेवार पूरे मामले की जानकारी लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। 21 मार्च को विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में सिलसिलेवार इन मामलों की जानकारी नहीं ली गई होगी? आप पहले ये बता दीजिए कि मनी बिल पास हुआ था कि नहीं, आप उसका आधार ले रहे हैं। फैसला कोई भी ये आधार, इस आधार पे एक सेकंड, कोई भी कारण इस आधार पे नहीं टिक पाया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था।
वो आपके कारण सही हो सकते हैं कि वो पास हुआ रवि कि जी, नहीं पास हुआ। हाई कोर्ट आप कोई जानते हैं कि फाइनल स्पीकर अथॉरिटी के नहीं है। अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको ये भी पता है कि हाई आपको कोर्ट, हाँ एक सेकंड मैं आप स्पष्ट कर दूं, हाई कोर्ट कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, आप इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट जाने है। वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, एक कुछ भी सेकंड, फैसला आ मैं- सकता है। ठीक मैं है, ये नहीं कह रहा, ठीक है, मेरा इतना कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला भी कोई अंतिम फैसला नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए लेकिन यही हाई कोर्ट अगर आपके इसलिए पक्ष में आप फैसला अभी- दिया अभी होता मामला- तो आप इसे अंतिम फैसले की तो तरह ही ठीक ट्रीट है, तो दूसरी करते। पार्टी लेकिन इसी हाई तो कोर्ट से दूसरी आपके पार्टी हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला जाती। आया होता तो आप इसे ये- अंतिम जैसा व्यवहार करते ही। अल्टीमेट देखिए, ऐसा ही मामला इतना सरल नहीं है जितनी रवि जी, जितनी जल्दी आप फैसला सुना रहे हैं। हाँ, इसमें मैंने जो भी नहीं, पार्टी हाई कोर्ट में बहुत हारती, सारे- वो हाँ। एक सेकंड, एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज है और बहुत सीनियर है मुझसे, लेकिन उसी हिसाब से मैं जब जूनियर हूं आपसे तो मुझे पूरी बात भी कहने दी जाए, मुझे मौका दिया अच्छा जाए। चलिए ठीक है, बोलिए। देखिए ऐसा है, हाई कोर्ट में जो भी हारता उसके ये फैसला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। एसआर बोम्मई का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनली डिसाइड हुआ। तो इसलिए एसआर बोम्मई की जो जजमेंट है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका बार बार उदाहरण दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो क्राइसिस हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 21 मार्च को 37 विधायक राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और यहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है। हाँ, चीफ मिनिस्टर जो है खुद 5 करोड़ रुपए की बोली लगा रहे हैं और उसके बाद स्पीकर आनन फानन में 9 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं। जब इस तरह का स्पीकर का रोल पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, एक पार्टी के साथ हो जाता है और एक पार्टी का आदमी बनकर स्पीकर खड़ा हो जाता है, तो आप राष्ट्रपति शासन को क्या मानते हैं? ये एक सस्पेंडेड एनिमेशन है, ये फाइनल अथॉरिटी, विजेंद्र फाइनल जी, डिसीजन नहीं एसआर है, मुंबई ये केस resolution नहीं में है। एक साफ सेकंड। साफ कहा गया है, आप एक लोग भी मिनट, जानते एक हैं, मिनट। नेता लोग हैं आप लोग, कि जब तक सबसे आप- बेहतर तरीका रवि जी, पहला और मैं अंतिम समझता तरीका हूं। है कि सदन में बहुमत रवि का जी, परीक्षण हो, चाहे किसी के पास बहुमत हो या रवि नहीं जी, हो, तो सदन में आप बहुमत के रवि लिए जी, गए मैं नहीं। वही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन कोई अंतिम फैसला नहीं होता, ये डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है। एक सर, तरह अब का आप राष्ट्रपति एक तरह शासन का का ये दूसरा ब्रेक- नाम देके एक इसके मिनट। दुरुपयोग की गंभीरता से तो आप बच एक नहीं सकते मिनट। ना। अब आप नहीं, इसको नहीं, मेरे को अपनी सस्पेंडेड बात एनिमेशन कहने मत दीजिए, फिर कहिए, आप प्रेसिडेंट जो आ रूल रहा इज ए हूं- प्रेसिडेंट रूल आप सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके पास एक बहुत बड़े राज्य की senior चलती advocates हुई हैं, सरकार honorable, को आपने तो वो रोकी है। मेरी बात को काट देखिए, देंगे। आप जब आप विपक्ष मेरी में बात तो थे पूरी तो होने दीजिए आपने रवि जी, जब मुझे तक मालूम है आप आप बहुत अच्छा इसी बुनियाद रवि पर आप जी, खड़े आपके हुए हैं, सोच से आपका सही बात राजनीतिक जनता संघर्ष तक के जानी बुनियादों चाहिए। में एक बड़ा जनता सा तक- ईंट, बड़ी सी ईंट इसकी इसी बात की है रवि कि आपने जी- राष्ट्रपति शासन का, आपके बड़े बड़े नेताओं ने लाखों तकरीरें की होंगी और मैं- लेख लिखे होंगे राष्ट्रपति शासन मैं और कांग्रेस के दुरुपयोग के खिलाफ। कंक्लूजन पर जा रहे हैं सीधा। आप कंक्लूजन पर मत जाइए प्लीज, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप इस conclusion फैसले के करिए। कंक्लूजन पे ही जा देखिए, रहा हूं। मुझे suspended- ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं चुनौती अब दी एक जाएगी। मिनट, हाँ, एक मुझे मालूम है आपने चर्चा उससे आगे बढ़ानी नहीं है, हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप जनता के तक सारी बात सही पहुंचने नहीं, देना चाहते आप हैं। वही बात को यही बार बार रवैया दोहरा है। रहे हैं ना, मैं आप माफी वही बात चाहूंगा। दोहरा रहे हैं जो हाईकोर्ट में नहीं टिका है। आप नहीं दोहरा रहे हैं। मैं पिछले बार भी आप मुझे मेरे नहीं, शो की ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग है। लगा कर देखिएगा। ऐसा नहीं है। देखिए आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद जो फैसला होगा सर माथे पर है, ऐसा नहीं है। सस्पेंडेड एनिमेशन जो है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, मनी बिल गिर गया, उसको पास घोषित कर दिया गया, स्पीकर ने गवर्नर के पास भेजा नहीं, आनंद फानन में मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिए, चीफ मिनिस्टर ने मेंबर्स को खरीदना शुरू कर दिया, तो एक तरह का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। और 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को पार्लियामेंट से उस पर ठीक मोहर है। लगवानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार का फैसला फाइनल था। ठीक इसका है। मतलब साफ था कि अब आप कह सरकार रहे हैं बनाने कि- के तमाम देखिए राष्ट्रपति शासन न्याय आपने होने लगाया के है, अभी बाद- आप कह रहे हैं सस्पेंडेड एनिमेशन है, सरकार का फैसला फाइनल नहीं है। बिल्कुल कोई राष्ट्रपति suspended शासन क्या animation है। फाइनल होता है? तो सबको बिल्कुल। पता है कि वो कभी हटता है और वहां पर मैंने- विधानसभा में फिर से चुनाव होता है वहां बस पर। यही तो हमारा कहना है। हाँ, तो इसमें राष्ट्रपति नई बात क्या कह रहे हैं शासन हमें फाइनल नहीं है। राष्ट्रपति शासन जब होता है तो राष्ट्रपति शासन हटता भी ठीक है, है। सरकारें हमारे दोबारा साथ बनती जी, भी है। सचिन ये कहना पायलट कि साहब हैं कोई फोन लाइन पे। मृतप्राय हेलो। था, समाप्त हो गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सचिन है। सचिन, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फैसले के संदर्भ में बार बार कांग्रेस शासन के समय दुरुपयोग किए गए उदाहरणों को सामने लाया गया और जब आपके पार्टी के नेता काफी खुश हो रहे थे
तो ये याद दिलाया गया कि एसआर बोम्मई केस आपके ही दुरुपयोग के बाद आया था और वो फैसला नजीर बना, जिससे आप लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले तक एक बड़ी राहत मिली है। ठीक है, क्या आप वाकई में जश्न मनाने के उत्तराधिकारी हैं क्या हाईकोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी दृष्टि में शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना कैबिनेट ने राष्ट्रपति को शासन लगाने के लिए प्रेरित किया है। और आप कह रहे हैं कि एसआर बोम्मई केस के बाद, देखिए कानून हमेशा लगातार एक बदलती हुई प्रक्रिया है। एसआर बोम्मई जजमेंट के बाद बड़ा स्पष्ट हो गया था कि बहुमत साबित करने का एक और एकमात्र जगह है सदन का पटन। अगर गवर्नर ने डेट दिया है बहुमत साबित करने का, बहुमत साबित करने की तारीख से कुछ घंटे पहले कैबिनेट की आनंद फानन की इमरजेंसी मीटिंग हुई और राष्ट्रपति को कहा कि सरकार को आप यहाँ पे अपना शासन लगा दीजिए। ये कानूनन संवैधानिक सब धाराओं के बाहर है। और हाईकोर्ट ने आज जो जजमेंट पास किया है, एक ऐतिहासिक जजमेंट है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी मनमानी से बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि स्पीकर ने मनी बिल को पास घोषित कर दिया। अगर मनी बिल को पास घोषित किया है तो विधानसभा में अनेकों प्रक्रिया हैं, आप स्पीकर को चुनौती दे सकते हैं, उनको हटाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दें, ये कहाँ की परंपरा है, कहाँ का प्रजातंत्र है? अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में लगातार हारते जा रहे हैं तो आप गवर्नर और राष्ट्रपति के ऑफिस का दुरुपयोग कर कर अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यही किया, उत्तराखंड में यही किया, मणिपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और 356 आर्टिकल साफ कहता है कि बहुत कम इसको यूज करना पड़ेगा। एक सवाल है मेरा, ठीक है सचिन जी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और नॉन बीजेपी सरकारों को कैसे ना कैसे गिराने की उन्होंने ठान रखी है। देखिए सचिन साहब, आपने एक कह दिया कि कानून की बदलती हुई प्रक्रिया, जब मैंने कांग्रेस के दौरान राष्ट्रपति शासन की बात कही तो मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि साफ साफ जवाब दीजिए अगर दे सकें तो, कि के.आर. नारायणन ने दो मर्तबा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को लौटाया कि आप एक बार विचार कर लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूमिका पर बहुत टिप्पणी की है कि वो कोई राजा नहीं है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते, प्राणी होने के नाते, आप प्रणब मुखर्जी की भूमिका को कैसे इसमें रेखांकित करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति हमेशा कैबिनेट के डिसीजन से बने रहते हैं और जैसा मैंने कहा, हर बार जब भी सरकारों को बर्खास्त किया गया है तो गवर्नर की रिपोर्ट के बाद किया गया। ये पहला मौका है जहां गवर्नर ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाइए और गवर्नर राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते। अगर एक मिनट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो संविधान ब्रेकडाउन हुआ था हरियाणा में, जहां अराजकता फैल गई थी, वहां तो उनको नहीं लगा के लगाए। नहीं, आप भटक रहे हैं सचिन साहब। क्या हुआ था जो अगर आपके ही तर्क के हिसाब से, नहीं मैं रोक रहा हूं आपको, आपके ही तर्क के हिसाब से अगर गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट नहीं दी थी तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को क्या ये बात संज्ञान में नहीं लेनी चाहिए थी? क्या आपको नहीं लगता कि उनकी भूमिका भी इस फैसले के बाद संदिग्ध नजर आती है? जैसे मैंने कहा रवि जी, राष्ट्रपति कैबिनेट के निर्णय के साथ जाते हैं। कई बार राष्ट्रपति उसको क्वेश्चन करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, कभी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करनी थी राष्ट्रपति जी के बारे में कर दी है। हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहना सफिशिएंट होगा कि कैबिनेट ने जो निर्णय लिया राष्ट्रपति शासन लगाने का, वो सरासर गलत था और हाईकोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास कर लोगों का विश्वास दोबारा प्रजातंत्र में कायम किया है।